बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सेप्सिस के ऊपर फ्लो चार्ट बनाया था, तो इस वीडियो के अंदर कंपैरेटिव माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि बोन्स और जॉइंट का इन्फेक्शन कौन कौन सा होता है और इनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन सी होती है। तो पहला बोन का इन्फेक्शन होता है वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस है, जो बोन का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जबकि जॉइंट के इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, और फिर जो तीसरा हमने पढ़ना है वो है रियूमेटिक फीवर, जो कि बोन्स और जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। रियूमेटिक फीवर, इन सब के कॉजेटिव एजेंट को, थोड़ी बहुत इनकी पैथोलॉजी को भी पढ़ लेंगे। जो आर्थराइटिस होता है इसको मजीद आगे हम तीन में डिवाइड कर देते हैं। ओके, एक आर्थराइटिस को बोलेंगे इन्फेक्शियस या सेप्टिक आर्थराइटिस। एक आर्थराइटिस होगा उसको बोलेंगे वायरल, या इसको हम इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। और जो तीसरा होगा उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। कुछ बुक्स इसको एसेप्टिक आर्थराइटिस वगैरह भी लिख देती हैं। ओके, तो हमने इनको स्टार्ट करना है। तो जो बोन्स और जॉइंट के इन्फेक्शंस होते हैं ये सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर बोन और कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गए तो डिसेबिलिटी हो जाएगा। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस और इन्फेक्शियस आर्थराइटिस होते हैं ये मेनली बैक्टीरिया या फंजाई से होते हैं। इन डिजीजेस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डायरेक्टली बोन और जॉइंट को इन्फेक्ट कर लेगा। लेकिन जो इम्यून कॉम्प्लेक्स आर्थराइटिस है ये किससे होता है? जो इम्यून कॉम्प्लेक्स आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस और र्यूमेटिक फीवर, ये इम्यून रिएक्शन की वजह से होते हैं। इन शॉर्ट, ये डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। लेकिन जो ये वाला वायरल है, रिएक्टिव है और रियोमेटिक आर्थराइटिस होता है, ये इनडायरेक्टली होते हैं। ओके, यानी जो बैक्टीरिया, वायरसेस या दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जॉइंट के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि इम्यून रिएक्शन होता है वो आगे डिस्ट्रॉय कर देता होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस को डिफाइन इस तरह से करते हैं, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ बोन। ऑस्टियो का मतलब है बोन और माइलो का मतलब है बोन मैरो। जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है एक्यूट या क्रोनिक दोनों हो सकता है। तो पहले हम ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में चंद बातें लिख लेते हैं। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन। ओके, तो ये होता है। अब इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी है जो हमने नहीं पढ़नी क्योंकि वो काम की नहीं है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि एक्यूट में क्या होगा, क्रॉनिक में क्या होगा। हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। जो हमारा टॉपिक है वो होगा पैथोजन का, कि वो कौन कौन से पैथोजन होते हैं जो आगे इन्फेक्शन करवा देते होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन करवाने वाला जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो होता है स्टाफिलोकोकस ऑरियस। ओके, तो हम यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस को लिख लेते हैं और फिर उन कंडीशन के हिसाब से हम आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल कि चिल्ड्रन के अंदर और अडल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा, ये फोकस नहीं हो पा रहा। ओके, ओके, चिल्ड्रन के अंदर और अडल्ट के अंदर जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन करवाता है? इसको थोड़ा और जूम कर लूँ। अच्छा, चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर स्टाफिलोकोकस ओरियस होता है। स्टाफिलोकोकस ओरियस होता है। लेकिन अगर किसी को वर्टिब्रल डिजीज होता है, वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस है अडल्ट के अंदर, तो वो जो पोर्ट डिजीज होता है, तो वर्टिब्रल ऑस्टियो माइलाइटिस होता है, ये किस में होता है? ये होता है, यानी ऐसे अडल्ट जिसको पोर्ट डिजीज है, तो वो किससे होते हैं? वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो आप इसको याद रख लेना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसके बाद कि जो अगर किसी को हिप या जो नी प्रोस्थेटिक जॉइंट लगे हुए हैं, प्रोस्थेटिक जॉइंट है हिप या नी, ओके, तो उसका इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस से होता है। ठीक है, तो अगर हम प्रोस्थेटिक जॉइंट लिखते हैं और प्रोस्थेटिक के साथ हम लिख लेते हैं हिप या नी, तो इनका जो इन्फेक्शन होता है ये किससे होता है? प्रोस्थेटिक हिप और नी जॉइंट का ये होता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस से होता है। ये आपने पढ़ा होगा स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस। मैंने पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख दिया इसकी, तो एपिडर्मिडस को आप ठीक कर लेना। या फिर जो स्किन का फ्लोरा होता है, फॉर एग्जांपल प्रोपियानो बैक्टीरियम एक्नीस है, प्रोपियानो बैक्टीरियम एक्नीस होती है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता होता है। तो अगर प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट की अगर हिस्ट्री बताई हुई हो, प्रोस्टियोमाइलाइटिस है, तो आपने कॉजेटिव एजेंट क्या बताना है? आपने बताना है स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडस। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और दूसरे कंडीशंस की तरफ। लाइक अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ के केस में एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है लोअर लिम्ब के अंदर, जिसके अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन और स्किन कैंसर हो जाती है। तो डायबिटीज़ वाले के केस के अंदर जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो किस केस में होता है? यानी जो स्किन का इन्फेक्शन होता है डायबिटीज़ वाले के अंदर, तो वो होता है किन किन से? स्टाफिलोकोकस ऑरियस है। तो मैं आपको यहाँ पे बुलेट बना देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो।
ठीक है? तो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, वो किन-किन से होता है? तो वो होता है स्टाफिलोकोकस ऑरियस से होता है और जो दूसरा आपने याद रखना है वो एनारोब्स होते हैं। एनारोब्स के अंदर वही एनारोब है जो ऊपर आपने पढ़ा था, प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नीज़ होती है क्योंकि ये स्किन का फ्लोरा वगैरह इसको कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस इंट्रावेनस ड्रग यूज़र के अंदर होता है, तो इंट्रावेनस ड्रग यूज़र के अंदर कॉजेटिव एजेंट कौन-सा होगा? तो इंट्रावेनस ड्रग यूज़र के अंदर जो कॉजेटिव एजेंट होता है, मेनली वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है, यानी स्टाफिलोकोकस ऑरियस हर जगह पे आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव रॉड होती है, लाइक सुडोमोनास, सीरेशिया या कैंडिडा, वो भी आ सकते हैं। ठीक है? तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस या फिर फंजाई में कैंडिडा या फिर सुडोमोनास और इसके साथ सुडोमोनास और जो ग्रुप होता है सीरेशिया, इनकी वजह से भी हो सकता होता है इंट्रावेनस ड्रग यूज़र के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अगर किसी को पंक्चर वुंड हो है, ओके, पंक्चर वुंड, तो वो सुडोमोनास एरुजिनोसा की वजह से होते हैं। ठीक है? अगर किसी को पंक्चर्ड वुंड है, तो इस केस में जो इन्फेक्शन होता है, जो वुंड इन्फेक्शन होता है, वो होता है सुडोमोनास एरुजिनोसा की वजह से। ओके? इसको थोड़ा सा ये कर लूँ। ओके, तो जो पंक्चर्ड वुंड है, उस केस में जो इन्फेक्शन है वो सुडोमोनास एरुजिनोसा की वजह से होता है। लेकिन अगर किसी के अंदर फॉर एग्जांपल कैट बाइट है, बिल्ली ने काट लिया है, तो इस केस में जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो होता है पास्चुरिला स्पीशीज से। ठीक है? पास्चुरिला मल्टोकिडा, पास्चुरिला मल्टोकिडा, कैट बाइट से। और आपने पढ़ा होगा कैट स्क्रैच डिजीज। अगर सिकल सेल एनीमिया है, तो इस केस में जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो साल्मोनेला की स्पीशीज से होता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर वो किससे होता है? सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपने याद रखना है साल्मोनेला स्पीशी होती है। साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला टाइफी होगी, एंटेरिका होगी, एंटेरिका वाली होती है। अगर एपिडेमिक एरिया के अंदर एक्सपोजर होता है, तो इस केस में फॉर एग्जांपल किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन था, तो इस केस में कोकाइडियोट्स और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है। ठीक हो गया? ओके। जो एपिडेमिक एरियाज होते हैं, एपिडेमिक वे में के अंदर आपने फंगस पढ़नी है, कोकाइडियोट्स आपने पढ़ने हैं और इसके अलावा आपने पढ़ना है, ठीक है, कोकाइडियोट्स के अलावा आपने पढ़ना है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ठीक हो गया? और आपको बताता चलूँ कि जो कोकाइडियोट्स होता है वेली फीवर कराता है, जबकि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम मिसिसिपी रिवर के अंदर, पता नहीं क्या होते हैं मिसिसिपी रिवर, मुझे नहीं पता। अब हम आ जाते हैं इन्फेक्शियस या सेप्टिक आर्थराइटिस। जो इन्फेक्शियस या सेप्टिक आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट। ठीक हो गया? ओके। अब जो इन्फेक्शन और सेप्टिक होते हैं, हम इसको इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं ताकि हम इसको एक और से डिफरेंशिएट कर सकें। जो होता है इम्यून मीडिएटेड आर्थराइटिस, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी वजह से जो आर्थराइटिस होता है, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स या रिएक्टिव वगैरह उस कैटेगरी के अंदर हम इसको इंक्लूड कर देते होते हैं। और जो मोनो आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी जो एक जॉइंट होता है वो हिप या नी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही वेट को बेयर कर रहे होते हैं। ओके, ठीक हो गया? अब हम इसके पैथोजेनेसिस की तरफ आ जाते होते हैं। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन पैथोजन होता है जो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस करवा सकता होता है, तो वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है। स्टाफिलोकोकस ऑरियस ऑस्टियोमाइलाइटिस भी करवाता है और इन्फेक्शियस आर्थराइटिस भी करवाता होता है। ओके, लेकिन डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर प्रोस्थेटिक हिप या नी जॉइंट होगा, तो इस केस में स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस आ जाएगा। इंट्रावेनस ड्रग यूजर है तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस और सूडोमोनास हो जाएगा। न्यू नेट है तो स्टाफिलोकोकस एगालेक्टाई आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया? पीछे वाले के अंदर हमने शायद न्यू नेट को लिखना भूल गए थे, तो आई थिंक इसकी भी जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो सेम है जो प्रीवियस वाले के अंदर थे। लाइक अगर न्यू नेट है तो वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई का नाम लेना आपने, स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई, क्योंकि एगालेक्टाई न्यूनेटल मेनिंजाइटिस करवाता है, न्यूनेटल इन्फेक्शियस सेप्टिक आर्थराइटिस करवाता है। तो न्यूनेट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई है। चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर जिस तरह वहाँ पे था, तो यहाँ पे भी सेम है, चिल्ड्रन और अडल्ट ये भी तकरीबन सेम है। ठीक है? इसके अलावा सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट है, ये मैं लिख देता हूँ, सेक्सुअली एक्टिव अडल्ट है, तो इस केस में जो इन्फेक्शन होता है वो गोनोकोकस की वजह से होता है। ठीक हो गया? अगर प्रोस्थेटिक हिप या नी जॉइंट है, तो इस केस में स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस आपको लिखवा चुका हूँ, तो ये भी सिमिलर है। इंट्रावेनस ड्रग यूजर है, तो इस केस में स्टाफिलोकोकस ऑरियस और सूडोमोनास ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक हो गया? ओके, चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर तो वो स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, तो ये सिमिलर पैटर्न होते हैं। ओके, ठीक हो गया? अब एक डिजीज़ होता है लाइम डिजीज़। जो लाइम डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल बोरेलिया बर्गडलफोली की वजह से होता है। जो बोरेलिया बर्गडलफोली है, लाइम डिजीज़ करवाता है। लेकिन इसकी जो पैथोलॉजी होती है वो इन्फेक्शियस आर्थराइटिस को रिज़ेम्बल करती है। लेकिन ये इम्यून मीडिएटेड होता है। जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। ओके, ठीक हो गया?
अब हम चलते हैं वायरल या इम्यून कॉम्प्लेक्स आर्थराइटिस की तरफ। जो वायरल आर्थराइटिस है जिसको इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो वायरस होता है वो डायरेक्टली जॉइंट को इन्फ्लेम नहीं करता, बल्कि इस केस में जो वायरस होता है वो क्या करेगा, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। जो वायरस होता है पहले ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा? एंटी वायरल एंटीबॉडी के साथ। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो आगे जॉइंट के ऊपर डेपोजिट हो गए और वो आगे इन्फ्लेमेशन करवा देंगे। जॉइंट के ऊपर डेपोजिट हो जाएंगे और वो आगे इन्फ्लेमेशन वगैरह करवा देते हैं। और जो क्लिनिकल फेजेस होती है वायरल आर्थराइटिस की, वो आर्थरालजिया वगैरह होता है, फ्रैंक आर्थराइटिस होता है। ठीक हो गया, ओके, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। अब जो वायरल आर्थराइटिस होता है वो किन किन वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है, ओके। तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 एग्जांपल आपको बता देता हूँ, वो है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस की वजह से हो सकता है, ओके, ठीक है। या फिर पैरवो वायरस B19 की वजह से हो सकता है, B19 की वजह से। तीसरा जो आपने बताना है वो हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी है, ओके। हेपेटाइटिस बी वायरस प्लस हेपेटाइटिस सी वायरस है। और लास्ट है आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस, जिनको हम आर्बो वायरस कहते हैं। तो ये 4 आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस। अब जो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, ऐसे आर्थराइटिस को एक्सप्लेन करता है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से तो होती है, यानी बैक्टीरिया जिसने जीआईटी या जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट किया, लेकिन उसने जॉइंट को इन्फेक्ट नहीं किया, बल्कि जो आर्थराइटिस होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। इन शॉर्ट जो रिएक्टिव है उसको हम बैक्टीरियल भी लिख सकते हैं, जो वायरस है उसको इम्यून कॉम्प्लेक्स है। तो जहाँ पर जो इम्यून रिएक्शन होता है वो जॉइंट के अगेंस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके। यानी यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जॉइंट को इन्फेक्ट नहीं करते, बल्कि वो किसी और जगह को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर आके क्रॉस लिंकिंग की वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है कि वो जॉइंट को इम्यून सिस्टम उड़ाना शुरू कर देगा, ओके, ठीक हो गया। स्पेसिफिकली जेनेटिक कंडीशन है लाइक HLA-B27 जो पॉजिटिव होते हैं, तो उनके अंदर रिएक्टिव आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। जो बैक्टीरिया जो ये आर्थराइटिस करवाते हैं, अब मैं आपको हिंट दे चुका हूँ कि वो सारे के सारे एंटेरिक के अंदर आपने पढ़ने हैं, लेकिन कुछ बाहर भी होती है। एंटेरिक के अंदर जो आपने पढ़ने हैं वो CSS पढ़ने हैं, जो एंटेरिक के अंदर करवाते हैं मेनली, ठीक है। और इसके अलावा CY, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रिएक्टिव आर्थराइटिस वगैरह करवा देते हैं। इसको आप नोट कर लेना। इसके बाद है रियोमैटिक फीवर। जो रियोमैटिक फीवर है इसको इम्यून मीडिएटेड पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी बोलते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी बोलते होते हैं, ओके। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल भी बोलते होते हैं, क्योंकि ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन की वजह से, जिसको हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या उसको गैस बोलते हैं, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। अब इस केस में जो होता है ये जॉइंट्स को, हार्ट को, जॉइंट को, हार्ट को, ब्रेन को और स्किन को, इनको इन्वॉल्व करता होता है। इन 4 ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा, ठीक हो गया, ओके। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। अब इसकी जो असल डिस्क्रिप्शन है वो असल में आ जाती है रूमेटिक फीवर किस में आता है, टाइप 2 में आता है, टाइप 3 में आता है। ये तो आप खुद, ये आपने मुझे बताना है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है या टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। लेकिन रूमेटिक फीवर इस तरह से स्टार्ट होता है कि पहले किसी को इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन होता है बैक्टीरिया का, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, वो किसी टिश्यू पर डेपोजिट होना शुरू हो जाती है, लाइक हार्ट के ऊपर, ओके। तो जो हार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होती है जिसको आप कार्डिटिस बोलते हैं, एंडोकार्डिटिस बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है। लाइक हार्ट के ऊपर जो कार्डिटिस होता है उसको हम पैन कार्डिटिस भी बोलते हैं, पैन कार्डिटिस, क्योंकि पैन का मतलब है काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना, लाइक एंडो को, मायो को और पेरिकार्डिटिस को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा माइट्रल वाल्व को भी इन्वॉल्व करता है, माइट्रल वाल्व को इन्वॉल्व करता है, ठीक हो गया, ओके। ये तो हो गया हार्ट के ऊपर। जॉइंट्स के ऊपर क्या कराएगा, पॉली आर्थराल्जिया कराएगा, आर्थराल्जिया कराएगा। ब्रेन के ऊपर ये आगे कोरिया एथिटॉइड मूवमेंट करवा देगा, कोरिया एथिटॉइड मूवमेंट वगैरह करवा देगा। इसके बाद लास्ट है स्किन, स्किन के ऊपर 2 चीज़ें करवाएगा। पहला सबक्यूटेनियस नोड्यूल है और इसके अलावा अरिथीमा मार्जिनेटम होती है, ओके, ठीक हो गया। तो और इसका आपको पता है कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। तो मेजर मैनिफेस्टेशन के अंदर पोलीआर्थराइटिस, कार्डिटिस, कोरिया, अरिथीमा मार्जिनेटम और सबक्यूटेनियस नोड्यूल है, ठीक हो गया। बाकी माइनर के अंदर फीवर ये सब चीज़ आना शुरू हो जाती है। तो हमने बोन और जॉइंट इन्फेक्शन का बेसिक स्केच बता दिया है। अब आपको जो भी कुछ सिनेरियो देगा तो आपने प्री डिस्पोजिंग कंडीशन को पकड़ना है और इसको यूज़ करते हुए आपने सिनेरियो को सॉल्व कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।